नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी सक्षम एकेडमी के YouTube चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम पुरानी वीडियो में जो कि उत्तराखंड की आदि जनजातियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो चलिए जो हमारा अगला टॉपिक होगा आज, तो हम कुनिंद राजवंश भी पढ़ चुके थे। तो कुनिंद राजवंश में हम अमोघ भूति के बारे में चर्चा कर चुके थे। तो क्या होता है कि जब कुनिंद राजवंश का पतन होता है तो छोटे छोटे राजवंश उत्तराखंड क्षेत्र में स्थापित होने शुरू हो जाते हैं। एक प्रकार से मानेंगे तो अमोघ भूति की मृत्यु के बाद उत्तराखंड क्षेत्र में भारी अराजकता का माहौल पैदा हो जाता, जिसका फायदा उठाते हुए छोटे छोटे क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में छोटे छोटे राजवंश स्थापित होने शुरू हो जाते। तो चलिए चर्चा करते हैं इन छोटे छोटे राजवंशों पे। तो पहला हम पे आता है हमारा शक राजवंश। उत्तराखंड में जो पहला राजवंश हम पढ़ेंगे कुनिंद के बाद, वो होगा हम पे शक राजवंश। शक राजवंश की जानकारी, माना जाता है कि पहली से दूसरी सदी के बीच जो शक राजवंश आई उत्तराखंड क्षेत्र के मेनली पर्यटक क्षेत्रों में स्थापित था। इसी के साथ साथ जब हम शक राजवंश देखेंगे तो शक के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि शक पहाड़ी क्षेत्रों में थे, जबकि कुषाण जो शक्ति थी हमारी वो मैदानी क्षेत्रों में शकों के साथ साथ उत्तराखंड में प्रवेश कर चुकी थी। तो मेनली देखेंगे हम शक राजवंश की जो जानकारी का स्रोत हम पे मिलेंगे वो इनके मंदिर होंगे, इनकी मूर्तियाँ होगी जो शककालीन होगी। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं आज शक राजवंश। तो उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध मंदिर हम पे आता अल्मोड़ा क्षेत्र में कटारमल मंदिर उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी रहा है। ये उत्तराखंड में शक राजवंश की स्थापना का भी एक स्रोत हम पे है। साथ साथ देखेंगे तो कटारमल मंदिर का निर्माण किया था राजा कटारमल ने करवाया था। ये भी हम पे एक फैक्ट बनेगा ग्रुप सी का। तो इन्हीं मंदिरों पे बात करते हुए चलते हैं। तो उत्तराखंड में माना जाता है कि पहली सदी के आसपास राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों पर जब शक राजाओं का शासन चल रहा था, तो इनके शासन का उल्लेख पहली जो जानकारी, इनके शासन की जो पहली जानकारी हम पे मिलेगी तो शक संवत मिलेगा। मेनली हम पे शक राजवंश की जानकारी का स्रोत मिलेगा, एक शक संवत भी मिलेगा जो 78 ईस्वी में जारी किया गया था। दूसरी चीज़ जो हम पे मिलेगी, इस क्षेत्र के तमाम सूर्य मंदिरों पे थोड़ा चर्चा करता हूँ। इस पर एक लिस्ट बना रखी मैंने, उसी पे पढ़ाऊँगा। फिर देखेंगे अल्मोड़ा क्षेत्र में कटारमल मंदिर भी इस क्षेत्र में शक राजवंश की जानकारी का स्रोत था। तो चलिए उत्तराखंड के सूर्य मंदिरों पर चर्चा करते हैं। मेनली उत्तराखंड में देखें तो हम पे सूर्य मंदिर, बहुत ज़्यादा सूर्य मंदिर हैं। तो जो फेमस सूर्य मंदिर हैं, थोड़ा इन बारों पे चर्चा कर लेता हूँ। तो देखिए हम पे कटारमल है, पलेठी है, कुलसारी है, मढ़ है, रमक है, खीतीखान है, कयाक्षेण का सूर्य मंदिर, रैथल कयार का सूर्य मंदिर, मजियाली सूर्य मंदिर और भटवाड़ी सूर्य मंदिर, ये हम पे फेमस सूर्य मंदिर मिलते हैं। तो चलिए इन पे थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। मेनली हम पे जो सबसे ज़्यादा खास सूर्य मंदिर मिलेगा हम पे कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। कटारमल का मंदिर अल्मोड़ा में है, ये बात थोड़ा नोट कर लिए, ग्रुप नोट कर लीजिए ये बात। कटारमल का मंदिर अल्मोड़ा में है। ग्रुप सी में कभी कभी बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं वो कटारमल से संबंधित जरूर होते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा रट भी लीजिए, समझ भी लीजिए। कटारमल थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है हम पे। तो कटारमल एक फेमस मंदिर है सूर्य का, उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र में है। राजा कटारमल द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। दूसरा जो मंदिर आएगा हम पे पलेठी का सूर्य मंदिर। पलेठी का सूर्य मंदिर देवप्रयाग रीजन में, माने तो इसे टिहरी में। पलेठी का जो सूर्य मंदिर आएगा हम पे वो टिहरी में होगा। ये पलेठी का सूर्य मंदिर टिहरी एक जगह पड़ती है हमारा हिंडोला खाल, 3री-4वीं सदी में निर्मित यह पलेठी का सूर्य मंदिर है। फिर हम एक और मंदिर देखते हैं हम पे कुलसारी मेनली चमोली क्षेत्र, यहीं से मां नंदा जात की यात्रा भी होके गुजरती है कुलसारी में। कुलसारी का सूर्य मंदिर माने तो पिंडर नदी के किनारे है, पिंडर घाटी में स्थित है। ये मेनली हमारी घाटी जो है पिंडर ही घाटी है। तो कुलसारी का जो सूर्य मंदिर बनेगा चमोली में बनेगा, पिंडर घाटी में है। तीसरा बात, इसमें जो जब कत्यूरी राजवंश शुरू करेंगे तो इसे एक और फैक्ट बताऊंगा। चलिए अगला जो आएगा हमारा मढ़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में आएगा। फिर हम पे एक और रमक और खेतीखान के जो मंदिर आएंगे हम पे चंपावत में। इसी खेतीखान का एक और नाम हम पे मिलता है सुई। ये तो ऑप्शन में होगा सुई का सूर्य मंदिर।
ये तो हम पे होगा खेती खान का सूर्य मंदिर। तो अब ऑप्शन हम पे जो बनेगा वो चंपावती बनेगा। सुई राज्य भी कभी आता कि सुई राज्य किस क्षेत्र में था, तो ये मेनली लोहाघाट चंपावत क्षेत्र में स्थित था। फिर तीसरी चीज़ हम पे आएगा कयाक सेन का सूर्य मंदिर। कयाक सेन और कयाक रैथल, रैथल कयाक ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कयाक सेन आएगा तो पौड़ी में, और कयाक रैथल का सूर्य मंदिर आएगा तो हम पे उत्तरकाशी में आते हैं 3 मंदिर सूर्य के। कयाक रैथल का सूर्य मंदिर, भटवाड़ी का सूर्य मंदिर और मजियाली का सूर्य मंदिर, ये तीनों जो सूर्य मंदिर बनेंगे हम पे उत्तरकाशी। तो माना जाता है कि शक राजवंश के जो संबंधित मंदिर हम पे थे, ये तीनों हम पे शक राजवंश की जानकारी देते हैं। तो जो अगला हम पे राजवंश आएगा, इन्हीं के साथ साथ देखेंगे हम कि मैदानी क्षेत्र पे कुषाण राजवंश ने भी स्थापना अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी थी। अमोघभूति का जब पतन हो रहा था तो पर्यटक क्षेत्रों में शक राजवंश, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कुषाण राजवंश अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। तो इसी कुषाण राजवंश पे जो चर्चा करते हैं थोड़ा बहुत। कुषाण राजवंश की जो जानकारी मिलती है हमें मेनली उत्तराखंड में इनके सिक्कों से मिलती है। ये उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोत में भी मैं ये चीज़ें आपको बता चुका था। उत्तराखंड में जो इसकी जानकारी का स्रोत है मेनली कुषाण कालीन के, तो कुषाण के सिक्के हमें मिलती है। साथ साथ जो चर्चा करूंगा मैं, तो शक राजवंश के साथ साथ कुषाण राजवंश मैदानी क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था। फिर इसमें बताऊँ कुषाण राजवंश के शासन के कार्यकाल के टाइम उनका उल्लेख जो सर्वाधिक मिलेगा वो हमें इनकी मुद्राओं से मिलेगा। तो इनकी मुद्राओं पे बात कर रहा हूँ तो मेनली इनकी मुद्राएं हमें मिली है वीरभद्र, ऋषिकेश में पड़ता है वीरभद्र, यहाँ से इनकी मुद्राएं मिली है। फिर हम देखेंगे तो सुमाड़ी से भी मिली है। मोरध्वज से भी मिली है। मुनि की रेती, देखिए तो वीरभद्र में जब खुदाई चल रही है तो इस क्षेत्र में हमें कुषाणकालीन मुद्राएं मिलती है। इस क्षेत्र की खुदाई मेनली माना जाता है कि 1973-74 में एस.सी. घोष ने की थी। एस.सी. घोष जो वीरभद्र से कुषाण सिक्कों की खोज की थी वो एस.सी. घोष ने की थी, 1973-74 में की थी। पहली बात ये आती है। फिर देखिए हम सुमाड़ी से भी हम पे मिलते हैं। मोरध्वज से भी हम पे यहाँ पे सिक्के मिलते हैं। फिर तीसरे जो हम पे आता है गोविशाण, भी हम पे एक ऑप्शन और आता है कि गोविशाण से भी हमें कुषाणकालीन मुद्राएं मिलेगी। खटीमा से भी हमें कुषाणकालीन मुद्राएं मिलेगी। खटीमा से भी मिलेगी, काशीपुर से भी मिलेगी, चीपुर से भी मिलेगी। तो माना जाता है कि मुनि की रेती से हमें 44, जो ये मुनि की रेती वाला क्षेत्र था, मुनि की रेती से हमें एक चीज़ ज़रूरी जो चीज़ मिलती है टॉपिक में, वो था कनिष्क हुइस्क की 44 मुद्राएं। जो हुइस्क प्रकार की मुद्राएं थी, हुइस्क प्रकार की 44 मुद्राएं हमें मुनि की रेती से मिलेगी। फिर देखेंगे तो काशीपुर से हमें जो कनिष्ककालीन मुद्राएं मिलेगी वो नाणक प्रकार की मिलेगी। नाणक प्रकार की जो मुद्राएं मिलेगी वो काशीपुर से मिलेगी। फिर खटीमा से भी हमें कुछ प्रकार की मुद्राएं मिलती है। तो खटीमा वाले रीजन में जो मिलेगी, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा है खटीमा, तो खटीमा से जो मिलेगी हमें वसु प्रकार की जो कुषाणकालीन मुद्राएं मिलती है हमें वो खटीमा से मिलती है। फिर एक चीज़ और हम पे आता है, काशीपुर से नाणक हो गया, मुनि की रेती से हुइस्क हो गया, खटीमा से वसु प्रकार की होगी। फिर गोविशाण 1960 में गोविशाण के जो कुषाणकालीन सिक्कों की खोज थी के.पी. नौटियाल साहब ने की थी। के.पी. नौटियाल गोविशाण से जो कुषाण सिक्कों की खोज की थी वो के.पी. नौटियाल साहब ने की थी, 1960 में की थी। ये वसुदेव कालीन जो ये सिक्के थे ये वसुदेव कालीन प्रकार के सिक्के थे। तो मेनली जो देखेंगे हम तो कुषाणों में जो उनकी राज्य की जानकारी के भी स्रोत मिलते हैं, उनके ये सिक्के मिलते हैं। इन राजाओं ने उत्तराखंड क्षेत्र में राज्य किया था। तो माना जाता है कि जब कुषाण राज्य उत्तराखंड में स्थापित था तो इसी समय उत्तराखंड से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होना शुरू हो गया था। सिल्क रूट वाला, कनिष्क वाला कंसेप्ट आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उत्तराखंड क्षेत्र भी इस टाइम तिब्बत से भी बहुत, जो तिब्बत वाला चाइना वाला रीजन था, व्यापार करना शुरू कर चुका था। तो मेनली जो हम पे क्वेश्चन बनता है कि किसके शासनकाल के दौरान उत्तराखंड क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हुआ, तो वो काल हम पे होगा कुषाण काल।
तो देखेंगे तो जब हम कुषाण का व्यापार हो गया था, इसके बाद हम बात करेंगे तो लगभग तीसरी सदी के आसपास, जो तीसरी सदी थी इसके आसपास उत्तराखंड क्षेत्र में जो कुषाणों का शासन समाप्त किया था वो था योधेय। जो तीसरी सदी में था, देखेंगे हम बात करेंगे तो इस उत्तराखंड क्षेत्र में योधेय शासक और कुछ कुणिंद, योधेय शासक और कुणिंद लोगों ने गठबंधन आपस में एक गणतंत्र बना के कुषाणों को उत्तराखंड से बाहर खदेड़ दिया। अब बात करते हैं हम कुषाण लोगों का पतन उत्तराखंड क्षेत्र होता तो इसमें एक शक्ति हम पे उभर के आती है, योधेय ने कुणिंद लोगों के साथ मिलकर कुषाणों को उत्तराखंड क्षेत्र से बाहर निकाला था। तो योधेय इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली शक्ति बन के उभरी थी। योधेय के बारे में जो जानकारी का स्रोत हम पे मेनली मिलता है वो इनके लाखामंडल शिलालेख योधेय राजवंश की जानकारी का स्रोत हम पे देगा। तो योधेय राजवंश जो लाखामंडल शिलालेख है ये रानी ईश्वरा का है। रानी ईश्वरा जो इस वंश की एक राजकुमारी थी। माना जाता कि योधेय का जो ये यादव राजवंश था इसकी स्थापना सैन्यवर्मन ने की थी। फिर सैन्यवर्मन के बाद इनका एक और वंशज आता है भास्कर वर्मन। इस वंश भास्कर वर्मन का उल्लेख भी हमें मिलता है। फिर भास्कर वर्मन की पुत्री आती है हम पे रानी ईश्वरा। तो भास्कर वर्मन की पुत्री का उल्लेख हम पे मिलता है, वो रानी ईश्वरा के नाम पे मिलता है। रानी ईश्वरा ही लाखामंडल अभिलेख जारी करती है। इसी अभिलेख में कहा गया है कि रानी ईश्वरा ने लाखामंडल के लक्षेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किया था। जो लक्षेश्वर शिव मंदिर, लाखामंडल में जो शिव मंदिर है लक्षेश्वर शिव मंदिर, इसका निर्माण रानी ईश्वरा ने कराया था। ये बात भी थोड़ा ध्यान से किया गया, ये बात थोड़ा नोट कर लीजिएगा कि जो लाखामंडल में जो शिव मंदिर का निर्माण कराया था वो रानी ईश्वरा ने कराया था। फिर रानी ईश्वरा का विवाह माना जाता है कि मालवा के राजा विक्रमादित्य से हुआ था। ये जानकारी हमें लाखामंडल से मिलते हैं। तो फिर और जो हमारी चर्चा होगी मेनली देख लेते हैं। मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, शायद आपने कभी पढ़ा ना हो ये चीज़ें। इस क्षेत्र में पहले हम पे कुणिंद राजवंश था। कुणिंद राजवंश के पतन के बाद हम पे शक आए। ये क्रम कभी आपको लगाने को आए तो याद रखेगा, शक, फिर यहाँ पे कुषाण आए। कुषाण के बाद जो हमें मेनली देखेंगे तो लोकल क्षेत्रीय राजवंश हम पे मिले। क्षेत्रीय राजवंशों में मैं बात करूँगा तो हम पे योधेय भी आएंगे, कल्याण वर्मन आएगा, कल्याण वर्मन का राज्य भी आएगा। फिर इसी क्षेत्र में देखेंगे हम तो पौण राजवंश, तो शील वर्मन वाला देहरादून पे आता है, पौण राजवंश आएगा। फिर गोविशाण भी आएगा। नागों की उत्पत्ति, नागों के शिलालेख, त्रिशूल लेख भी हम पे मिलेंगे। फिर नागों का पतन हम पे कन्नौज के मौखरी करेंगे, कन्नौज के मौखरी। फिर मौखरी के बाद हम पे पौरव आएंगे, जो मैं पढ़ा चुका हूँ पौरव। फिर पौरव के बाद हम पे कत्यूरी आएंगे। ये था उत्तराखंड पे राज करने वालों का क्रम। पहले शक, फिर कुषाण, फिर योधेय, कल्याण वर्मन, पौण, गोविशाण, ये सभी एक ही काल में थे। फिर हम पे नाग आएंगे इनके बाद। फिर कन्नौज के मौखरी आएंगे। फिर देखेंगे कि हम मौखरी जब ग्रहवर्मन की हत्या हो जाएगी, मौखरी राजकुमार ग्रहवर्मन, बंगाल का पाल राजन शशांक ग्रहवर्मन की हत्या कर लेगा। फिर हर्षवर्धन राज गद्दी पर बैठेगा कन्नौज की। फिर उसके बाद पौरव राजवंश की स्थापना होगी। फिर कत्यूरी राजवंश की स्थापना पे हम चर्चा करेंगे। तो मेनली देखेंगे हम योधेय राजवंश देखेंगे। फिर हम अब जो हमारा अगला बनता है कल्याण वर्मन का राज्य। कल्याण वर्मन के राज्य के बारे में जो जानकारी का स्रोत दे है हम पे मेनली प्लेठी अभिलेख है। इसी अभिलेख में कल्याण वर्मन के राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो प्लेठी का राज्य, प्लेठी का अभिलेख था, इसमें जो अभिलेख ये जारी किया था, ये कल्याण वर्मन के पुत्र, इनका पुत्र मिलेगा हम पे कल्याण वर्मन का। कल्याण वर्मन ने ही इस राज्य की स्थापना की थी। फिर इनका पुत्र आनंद वर्मन ने ही ये अभिलेख जारी किया था। प्लेठी का जो अभिलेख आएगा तो आनंद वर्मन का है। इसमें कल्याण वर्मन के राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये थे
कल्याण वर्मन के राज्य से फैक्ट, मेनली ये देवप्रयाग वाले क्षेत्र में स्थित था। देवप्रयाग पलेठी इनकी राजधानी, जो इनकी राजधानी आएगी वो पलेठी आएगी। देवप्रयाग के क्षेत्र में जो राजधानी थी, इसमें इसकी राजधानी पलेठी बताई गई है। राजधानी जो थी इनकी पलेठी। ये था कल्याण वर्मन का राजवंश। फिर अगला जो राजवंश हम पे आएगा वो होगा हम पे गोविशाण राजवंश। गोविशाण राजवंश। ये सारे उत्तराखंड के छोटे छोटे राजवंश थे। थोड़ा जल्दी जल्दी में इन राजवंशों को हम करेंगे। तो हम देखते हैं गोविशाण राजवंश को। तो गोविशाण राजवंश जो मेनली हम पे मिलेगा, गोविशाण राजवंश की स्थापना सूर्यमित्र, ऐसे ही हम जब काशीपुर से कुछ सिक्के मिलते थे हम ऐसे मित्र राजवंश के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो स्थापना करेगा गोविशाण राजवंश की सूर्यमित्र करेगा। फिर हम देखेंगे कि इनके सिक्कों में जो हमें मिलेगा, एक तो पृथ्वी मित्र का भी उल्लेख इनके सिक्कों पे मिलता है। दूसरा जो मिलता है हम पे इनका एक और उल्लेख मिलता है, एक राजा का भानुमित्र। गोविशाण काशीपुर वाले क्षेत्र में स्थित था। मेनली जो कनिंगम साहब बताते हैं कि उज्जैनी का टीला जो मिला था हमें काशीपुर से, इसी क्षेत्र में कहते हैं कि गोविशाण राजवंश स्थापित था। फिर राजशेखर की एक बुक आती है काव्य मीमांसा। राजशेखर की ये बुक है काव्य मीमांसा। इस बुक में बताया गया है कि जो कृतपुर जो है उत्तराखंड वाले रीजन को कृतपुर, इसमें राज करने वाला एक खसपति था। यहाँ जो राजा था एक खसपति था। चीज़ पे हम एक और बात याद करेंगे कि देवी चंद्रगुप्तम में इसे शकपति कहा गया। जो यहाँ का राजा था इसे शकपति कहा गया। ये चीज़ें हमें मिलती है। फिर अगला पार्ट जो हम पे ये था हमारा गोविशाण राजवंश। इसमें हमें मेनली छोटी जो छोटा राजवंश हो तो इसमें तो हमें जो चीज़ में मिलती है इसकी स्थापना जो करेगा इस राजवंश की वो सूर्यमित्र करेगा। पृथ्वीमित्र और भानुमित्र की हम पे मुद्राएं मिलती है। फिर देखेंगे काव्य मीमांसा में राजशेखर जो लिखेगा कि कृतपुर में जो राजा था वो खसाधिपति था। फिर जो हमें जानकारी चंद्रगुप्त में मिलेगा, देवी चंद्रगुप्तम में वो कहेगा वो खसाधिपति नहीं शकपति था। फिर एक और चीज़ हम देखेंगे, देहरादून क्षेत्र में हमें युगशैल की जानकारी मिलती है, यज्ञ वेदिकाएँ मिलती है। इस वंश पे भी थोड़ा चर्चा करते हैं। तो हम देखेंगे कि देहरादून कालची वाला रीजन था। वार्ष्य गौण राजवंश, जो वार्ष्य राजगौण वंश था ये देहरादून वाले रीजन में स्थित था। ये 3री-4वीं सदी का है। 3री व 4वीं सदी में ये राजवंश स्थापित था। इस क्षेत्र में देहरादून में जो वार्ष्य राजवंश था ये इस क्षेत्र में 3री-4वीं सदी में स्थापित था। इस वंश का संस्थापक जो हमें मिलेगा, जो इस वंश का संस्थापक है, वर्षगौण्य वंश का संस्थापक जो मिलेगा हमें पौण। आपने एक क्वेश्चन और सुना होगा कि जो सीलवर्मन की यज्ञ वेदिकाएँ मिली थी वो किस वंश से संबंधित था। तो कभी कभी हम पे आता वर्षगौण्य वंश ऑप्शन में ना हो हम पे तो हम पौण राजवंश भी मार सकते हैं। फिर इस वंश के जानकारी का जो स्रोत हम पे मिलता है कि इनकी राजधानी, पौण राजवंश की जो राजधानी थी इनकी युगशैल थी। युगशैल बोले तो वर्तमान में एक कालसी थी, कालसी को ही युगशैल कहते थे। ये चीज़ें हम पे इन पे मिलती है। फिर एक चीज़ और इनका जो उल्लेख हम पे मिलेगा कि शीलवर्मन इस वंश का एक राजा हुआ है, बड़ा प्रसिद्ध राजा था। शीलवर्मन ने यमुना नदी के तट पे शीलवर्मन ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। जो उल्लेख और इस राजवंश पे मिलेगा तो शीलवर्मन ने यमुना नदी के तट पे अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। फिर देहरादून क्षेत्र के जगत ग्राम, ये बाड़ावाला वाला क्षेत्र, यहाँ से यज्ञ वेदिकाएँ मिलेगी हमें। यज्ञ वेदिका, जो यज्ञ वेदिकाएँ होंगी ये शीलवर्मन की होंगी। तो मेनली इस वंश के बारे में हमें यही जानकारी हमें मिलती है।
कि जो वर्षगौण या पौण राजवंश था ये 3री-4वीं सदी में देहरादून वाले रीजन में स्थित था। फिर इसकी राजधानी युगशैल कालसी थी। फिर इसका संस्थापक पौण था। फिर हमें जगतग्राम से यज्ञ वेदिकाएँ मिलती है जो, तो वो सिल्वर वन की यज्ञ वेदिकाएँ होंगी। फिर एक चीज़ और ध्यान से सोच लीजिए, हम पे उत्तराखंड क्षेत्र में केवल 2 ही यज्ञ वेदिकाएँ मिली है, 2 ही जगहों से यज्ञ वेदिकाएँ मिली है। देहरादून के जगतग्राम से सिल्वर वन की, फिर पुरोला से हम पे मिलती है अमोदभूति की यज्ञ वेदिकाएँ कहाँ से मिलती है, तो हमें पुरोला से मिलती है। फिर ये था, फिर एक और आता कि अंबाड़ी का शिलालेख। अंबाड़ी का शिलालेख में हमें अंबाड़ी का जो शिलालेख है इसमें हमें शिव भवानी के रूप में जानकारी मिलती है। अंबाड़ी के शिलालेख, अंबाड़ी के जो शिलालेख है, अंबाड़ी के जो शिलालेख से हमें जो जानकारी मिलती है, तो हमें इस शिव भवानी के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी इसी वंश से संबंधित था, शिव भवानी। जो देखेंगे हम, अंबाड़ी शिलालेख था, इसी वंश से संबंधित था, तो इस वंश से हमें जो जानकारी मिलेगी शिव भवानी की जानकारी मिलेगी। ये थे वर्षगौण राजवंश। फिर अगला देखेंगे हम, तो इसके बाद हम पे उत्तराखंड क्षेत्र में नाग राजवंश स्थापित हो चुका था। नाग राजवंश उत्तराखंड क्षेत्र में इस समय नाग राजवंश आया था हमारा, जो मेनली माना जाता है नाग राजवंश 5वीं सदी के आसपास, 5वीं सदी के आसपास ये राजवंश आया था। नाग राजवंश की जानकारी का जो स्रोत हम पे आएंगे, इनके त्रिशूल अभिलेख आएंगे। जो नाग राजवंश के त्रिशूल अभिलेख बोले, या हमें इसे विजय स्तंभ भी कहते हैं, विजय स्तंभ। जो नाग राजवंश की जानकारी हमें देंगे वो त्रिशूल अभिलेख और विजय स्तंभ देंगे। त्रिशूल अभिलेख में हम देखेंगे तो 2 जगहों से हमें त्रिशूल अभिलेख मिले हैं, बाड़ाहाट, दूसरा हमें गोपेश्वर से मिलता है, गोपेश्वर। तो त्रिशूल अभिलेख मिले हमें 2 जगहों से मिले हैं, बाड़ाहाट उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर से, दूसरा गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर से हमें 2 त्रिशूल अभिलेख मिले हैं, 2 नाग राजाओं का उल्लेख करते हैं। गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर से हमें 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं, अंशुनाग, विभुनाग, स्कंदनाग और गणपति नाग। जो ये गणपति नाग था, इस राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था, सबसे शक्तिशाली राजा जो इस राजवंश में मिलेगा, नाग राजवंश में, तो वो हम पे गणपति नाग मिलेगा। गणपति नाग का उल्लेख जो हम पे होगा, तो इस राजवंश में सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में होगा। फिर बाड़ाहाट में देखें तो हम पे यहाँ पे 2 राजा गुहा नागेश्वर नाथ, 2 नाग राजाओं का उल्लेख हम पे मिलता है। तो मेनली जो नाग राजवंश की राजधानी हम पे मानी जाती है, तो ये पाताल भुवनेश्वर वाले रीजन में मानी जाती है। मेनली माने तो गंगोली हाट। ये थी हम पे नाग राजवंश की जानकारी जो उत्तराखंड क्षेत्र से मिलती है। फिर नाग राजवंश का पतन जो करेगा, तो कन्नौज से मौखरी आक्रमण, जो कन्नौज के राजा थे, कन्नौज के मौखरी थे, ये भी उत्तराखंड क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं, इसे जीतते हैं, उत्तराखंड क्षेत्र से नाग राजवंश की सत्ता समाप्त करते हैं और मौखरी राजवंश की स्थापना उत्तराखंड में हो जाती है। फिर ये चलता रहता है मौखरी राजवंश। फिर मौखरियों का एक राजा आता है ग्रहवर्मा की हत्या कर देता हम पे बंगाल का शासक शशांक, पाल शासक शशांक। तो यहाँ पे अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है। फिर हर्षवर्धन राज्य करता है, हर्षवर्धन के अधीन भी उत्तराखंड रहता है। फिर हर्ष की मृत्यु के बाद इसमें पौरव राजवंश स्थापित हो जाता है। फिर पौरव के बाद हम पे कत्यूरी राजवंश स्थापित हो जाता है। चलिए, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जो अगली हमारी वीडियो होगी वो कत्यूरी राजवंश से संबंधित होगी।